पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और आप सभी दर्शकों को भारत लाइव की टीम की तरफ से एक बार 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज की चर्चा हम अगस्त के शुरुआती महीने से कर रहे थे कि आज जो भाषण सीएम नीतीश देंगे और केंद्र में नरेंद्र मोदी देंगे, इस भाषण का बिहार की राजनीति पे एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर कल हमने जो भीतर की बात की आपने नहीं देखा है तो पहले भीतर की बात जाके देखिए। उसमें जिन जिन बातों की चर्चा की थी हमने, पहले तो वो भाषण के जरिए आज स्पष्ट हो गया कि क्या क्या जो हमने कहा था वो हुआ। लेकिन उस भाषण में सीएम नीतीश ने जो जो कहा है, क्या अब उससे बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आने वाला है? प्रधानमंत्री ने उधर भी भाषण दिया, केंद्र में भी भाषण दिया, क्या उस भाषण से एक और बार कुछ होने वाला है? बाबा के साथ मैं बैठी हूँ, बाबा के साथ इसी सब मुद्दों पे बात करूंगी। आज का जो हमारा मुद्दा है वो थोड़ा सुनिएगा। मोदी ने दिल्ली से तो नीतीश ने पटना के गांधी मैदान से दिया लालू और शाह को संदेश, 78 पर 18 भारी, टाइगर अभी जिंदा है। बाबा भाषण तो हो गया सीएम नीतीश का, लेकिन क्या होगा? अब जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे उसी तरीके से भाषण हुआ। बहुत दिन से हम चर्चा कर रहे थे। आपने सवाल पूछा, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट किया है, वो मेरा अपना क्रिएशन है। मैंने कोशिश किया है कि जो वर्तमान देश की हालात हैं, देश के हालात हैं, उस पर कुछ लिखूं। भोजपुरी में है, अगर आप चाहें तो मेरे फेसबुक पे जा सकते हैं, विजय मिश्र बाबा, उस पर जा करके आप देख सकते हैं। वो एक अलग मेरा व्यक्तिगत था। मैं, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग इतना प्यार देते हैं कि यही मेरे लिए बहुत है। फेसबुक पर मैं बहुत कम आता हूँ, चूँकि यहाँ से आप लोग हमको छोड़ते ही नहीं है, तो जाए कहाँ। आज जो हम देश के स्वतंत्रता का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी। आज पहली बार मेरे हाथ में पेन तो हमेशा रहता है, लेकिन मोबाइल मेरे हाथ में पहली बार है, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं जो मैं कागज़ पर लिखता तो आप लोगों के पास सही समय पर यह खबर नहीं पहुंच पाती। आज मैंने पूरा का पूरा भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुना, क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा भी फंसी हुई थी, और वहीं मैंने नीतीश कुमार की भी पूरी स्पीच सुनी है। और इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना ही था कि अभी एक सरकार बनी है, जिस सरकार में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है, और नीतीश कुमार को लेकर के कई बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार सरकार को गिरा भी सकते हैं। इसके ठीक पहले 15 अगस्त का जब भाषण देने के लिए और झंडा फहराने के लिए नरेंद्र मोदी तैयारी कर रहे थे, बचपन में आप देखे होंगे कि हम लोग भी जब स्कूल में थे या अपने ऑफिस में भी झंडा फहराने के लिए हम लोग कल ही से कितनी तैयारी कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के नरेंद्र मोदी भी तैयारी करें। उनको तो देश के लोगों को संबोधित करना था, उसके भाषण करना था। कई रिसर्चर लगे हुए होंगे जो रिसर्च करके नरेंद्र मोदी को बताएं कि ये बात बोलिएगा तो आगे फ़ायदा करेगा। दवाई की तरह, ये होम्योपैथिक दवाई नहीं है, ये एलोपैथिक की तरह करना होगा, इसलिए कि होम्योपैथिक दवाई का समय ख़त्म हो गया, वो 10 साल आपने कर लिया। आज जब 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, तो उनके भाषण की मुख्य बातें आपको जानना जरूरी है। 78 ऐसे पॉइंट हैं, 78 78वें स्वतंत्रता दिवस पर 78 पॉइंट है। बहुत धैर्य से आपको सुनना पड़ेगा। यदि आपके पास समय नहीं है अपने लिए, देश के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो आप अभी से ही छोड़ सकते हैं। अगर आपको जरा सा भी है तो आप इस पूरे बात को सोचिए। मैं यूं ही बकवास करने या आपका समय बर्बाद करने नहीं आता हूं। मैं आता हूं तो कोई ना कोई बात ले करके आता हूं। बहुत लोग लिखते हैं कि सरकार गिरा दीजिएगा, तो ये कर दीजिएगा, तो वो कर दीजिए। अरे भाई, मैं कहाँ गिरा रहा हूं? आप नीतीश कुमार जी से बात कीजिए ना, आप नेशनल मीडिया चैनल्स को देखिए ना। 2 धारा में बटी हुई है, एक गोदी मीडिया है और एक प्रो मीडिया है। एक नरेंद्र मोदी का विरोध करता है, एक नरेंद्र मोदी का गुणगान, चाहे कुछ भी बोल दे, वो करता है। लेकिन हम उन दोनों से अलग हैं। ना तो हम चाइनीज मीडिया है, ना गोदी मीडिया है। हम वो मीडिया हैं जो सच के लिए लड़ते हैं और सच के लिए ही जाने जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम आपके पास 78 वो पॉइंट बताएंगे जो आपके जीवन से सीधा कनेक्ट करता है, और आने वाले इस देश की राजनीति और सरकार पर भी बहुत ज़्यादा असर करता है। अगर ये 78 पॉइंट आप समझ गए, और नीतीश कुमार के 18, चूँकि नीतीश कुमार ने 18वीं बार गांधी मैदान के प्राचीर से झंडोत्तोलन किया है, यानी कि 78 पे 18 जो है वो कैसे भारी पड़ रहा है, ये आपको बारीकी से हम समझाएंगे, जबकि हम इसको पहले आपको बता चुके हैं। बस सिर्फ उसको पॉइंट वाइज में आपको दोनों की कड़ी जोड़ देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इस देश में आने वाले समय में होने वाला क्या है।
तो शुरुआत करते हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहली बात जो कही उसमें उन्होंने कहा कि विज्ञान को बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेडिकल सीटों में 1 लाख किया गया है, ये उनकी प्राथमिकता में है। परंपराओं से मुक्ति पानी होगी, रिसर्च को कानूनी परिवेश में लाएं, यानी रिसर्च जो भी हो रहे हैं उसको कानूनी परिवेश में लाएं। प्राकृतिक खेती को बल दिया जाए, नई ऊंचाई को पार करना है। संतोष मानकर हम बैठने वालों में से नहीं हैं, यानी एक काम कर लिए संतुष्ट हो गए वैसा नहीं है, संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है ऑर्गेनिक खेती का बास्केट बनेगा भारत, यानी ऑर्गेनिक खेती हमारे यहाँ शुरू होगी। इसके लिए उन्होंने कहा है कि बाजार भी हम उपलब्ध कराएंगे। आगे वो कहते हैं कि महिला हर सेक्टर में बढ़ रही हैं, आगे हर सेक्टर में महिलाओं का दमखम अब दिखाई देने लगा है। अब इसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका क्या रही है आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा है क्या मतलब उन्होंने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है और ये वास्तव में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नई शिक्षा नीति के बल दिया जाएगा और भाषा के कारण टैलेंट न रुके इसकी भी व्यवस्था की है, यानी अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। हमारा भोजपुरी अभी तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हुआ है। ये प्रधानमंत्री जी आप अगर सुन रहे हैं या उनके समर्थक सुन रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आप भाषा को एक तरफ बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन हमारी भोजपुरी अभी तक पिछड़ रही है। इसके अलावे नहीं चाहते कि बच्चे विदेश जाकर के पढ़ें, यानी कि इस देश में भी उस तरह की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। कितना की जाएगी आपको पता है, और किस तरह के पेपर लीक वाले मामले होते हैं ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। इसके साथ साथ ग्लोबल लेवल पर शिक्षा अपने देश में देने की व्यवस्था करेंगे। कब करेंगे, कब होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस नीति ने मातृभाषा पर बल दिया है, और कौन सी नीति है तो आप समझ ही रहे हैं कि भाषाओं पर बल दिया गया है। हमारी भोजपुरी को छोड़ करके इसको कुजात छांट दिया गया है। 5G पर नहीं रुकेंगे, अब 6G की तरफ जाएंगे, माने इंटरनेट और तेज होगा, यानी सोशल मीडिया में हमलों का जो कद है वो और बढ़ेगा और तेज़ी से आप हमें देख सुन सकेंगे। 5G तेज़ी से देश में रोल आउट हुआ है, वास्तव में हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, बजट में इंटर्नशिप पर बल दिया गया है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने इस पर काम किया है। बजट में प्राकृतिक खेती का प्रावधान किया गया है। अपराध के साथ सजा पर भी चर्चा हो, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हम मिशन मोड में काम कर रहे हैं। स्कूल डेवलपमेंट में जन भागीदारी की ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की भी बात की है कि हमें उसके लिए लोगों से भी बात करनी होगी और समझना होगा कि लोग किस तरह से बात करते हैं। सेमीकंडक्टर का काम देश में होगा। सेना के जवानों ने देश को जीना सिखाया है। वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ अग्निवीर को छोड़ करके, अग्निवीर चूंकि काफ़ी विवादित मुद्दा हो गया है, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें संकल्प से सिद्धि तक जाना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। और उन्होंने कहा है कि पाप करने वालों में जो स्थितियां हैं उसे कहीं ना कहीं अब समाज जो है टॉलरेट नहीं कर रहा है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर काम किया जाएगा। किसानों की उपज और उत्पादन बढ़ाने पर काम कर रहे हैं और इसके लिए बाजार भी मुहैया करा रहे हैं, ये भी बात कही गई है। इसके साथ साथ किसान के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने की बात कही है। किसान के बच्चों के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। किसान चूंकि इस देश का पेट भरता है तो उनके बाल बच्चों पर भी ध्यान रखना जरूरी है। भारत गेमिंग की दुनिया में लीड करे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान है। और इसमें उन्होंने कहा है कि इस गेमिंग वाले मामले पर भारत के पास उसका विरासत हो, यानी जो गेमिंग के लिए अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये आय का एक बेहतर साधन भी हो गया है। जलवायु परिवर्तन के लिए हमने कदम उठाए हैं। एनिमेशन की दुनिया में भारत का धाक जमाए, ऐसा हम चाहते हैं। और विदेश में नौजवान अपनी धाक धमक बनाए रहे पूरे दुनिया में। स्किल इंडिया प्रोग्राम को प्रोत्साहन दिया जाए और डिफेंस सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बने। ग्रीन जॉब को बढ़ावा देंगे, देशवासियों के मन में आत्मविश्वास पैदा करेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा है कि अब 2030 तक कार्बन मुक्त देश का हम संकल्प पूरा करेंगे। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा G20 सम्मेलन कराए, इसका भी एक उन्होंने कहा। ओलंपिक में देश का परचम लहराया। झारखंड में चुनाव है बिरसा मुंडा को लेकर के। अब समझिएगा, यही सब पॉइंट सब है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। झारखंड में प्रधानमंत्री ने एंट्री मार दी है। उन्होंने कहा है कि 150वीं जयंती मनाई जाएगी बिरसा मुंडा की, यानी कि झारखंड पर विशेष नजर है। चुनाव है भाई साहब। डिजाइनिंग इन इंडिया का सपना पूरा किया जाएगा, जिसका काम
काफ़ी समय से चल रहा है और इस पर बेहतर परिणाम भी आए हैं। भारत में गहनों की खास करके डिजाइनिंग का तो एक अलग पैमाना तय हुआ है। पेरिस अकॉर्ड का लक्ष्य पूरा होगा। आज समाज विश्वास से भरा हुआ है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 10 साल के शासन से आया है। कितना आया है आप खुद इस पर कर सकते हैं अपना आकलन। देश में कोई ऊंचा नीचा नहीं है। वास्तव में एक चीज़ तो जरूर हुआ है कि थोड़ा बहुत इसमें हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। अब हम और यहाँ खुशी बैठे हुए हैं तो हो सकता है कि हम दोनों जात पात को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हों, लेकिन चूँकि हम उस सेक्टर में आ गए हैं जिस सेक्टर में जाति पाति का कोई, हमारी एक ही जाति है, वो पत्रकारिता की जाति है। बाकी आप देख लीजिए कि वोट के लिए, दुनिया जहान के लिए, सब चीज़ के लिए जाति का जिस तरह चल रहा है वो कहीं ना कहीं चल रहा है। अभी देश में कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है, ये बातें ठीक है, ये बातें हुई हैं, लेकिन अभी विषमता बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि आरक्षण को भी सोचने की ज़रूरत पड़ रही है और आरक्षण के बीच आरक्षण की भी बात की जा रही है। इसके साथ साथ कभी छोटी कभी बड़ी जो चीज़ें हैं, छोटे बड़े शहरों का भी भेदभाव मिटाने की कोशिश की गई है। गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी का काम शुरू हो चुका है और लगभग बहुत जगह तक पूरा भी किया जाता है। हम बुद्ध का देश हैं, युद्ध का देश नहीं है। वास्तव में ये बात हमारे यहाँ, हमारी सृष्टि जब से हुई है, तब से, जब से भारत आकार लिया है, तब से हम सर्वधर्म समभाव की माने जाते हैं। सबके लिए हमारे दिल में जगह है। तो निश्चित रूप से बुद्ध हमारे यहाँ के थे, तो हम युद्ध की आखिर रणनीति क्यों कहेंगे। इसके साथ भारत का विकास संकट नहीं लाता। भारत विकास को लेकर के किसी भी ऊपर थोपता नहीं है और न संकट लाता। चुनौतियाँ भीतर भी हैं और बाहर भी हैं जिनसे निपटने की ज़रूरत है। इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। ये बात इतना ही नहीं है, हमारी जो स्थिति है उसमें देश में अनगिनत चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों से हमें लड़ना होगा और सबको मिलकर के लड़ना होगा। हमें संकल्प से सिद्धि तक जाना होगा। ये बात कहते हैं, युवाओं को अच्छी शिक्षा देना है, इसके लिए हम प्रयास लगे हुए हैं। निराशावादी लोगों से देश को बचाना है। ये किस पर हमला है आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष इस बार बड़ी मजबूत हो गया है। राष्ट्र में सोने को पूरा करना है। राष्ट्र में जो सोने की है या अन्य खनिज पदार्थों की है, उसके लक्ष्य को भी हमें पूरा करना है और शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट जो है वो प्रतिबद्धता के साथ हम लागू करेंगे। मेरी प्रतिष्ठा राष्ट्र से बड़ी नहीं है। हम देश के संविधान में 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और अब इस संविधान को लेकर के हम जितने भी अब तक संविधान को लेकर के जितनी भी चर्चाएं किए हैं वो आगे बढ़ाएंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। ये भी कहना है, दुनिया में किसी भी देश में भारतीय सुरक्षित रहें, ये हम तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं। बांग्लादेश पर हमारी नज़र है और बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित रहें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में जो हुआ वो चिंताजनक है। इसके साथ साथ निवेश और विकास के लिए राज्य का साथ केंद्र की भी बराबर भागीदारी जरूरी है, तभी ये विकास देश कर सकता है। धर्म के आधार पर कानून न हो, सेकुलर सिविल कोड की मांग को देश की जरूरत बताते हुए प्रधानमंत्री ने इस पर जोर दिया है। उन्होंने यूसीसी पर चर्चा हो और यूसीसी की मांग अभी देश की जरूरत है, ये भी कहा है। परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर उठना होगा और राजनीति में युवा होनहार लोगों की पहुंच होनी चाहिए, उनको प्रवेश कराना चाहिए। राष्ट्रवादी लोगों और राष्ट्रवादी सोच के लोगों को भागीदारी निभानी चाहिए। यानी आइए और राजनीति में आप अपनी हिस्सेदारी बनाइए। वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत है, ये 76वां प्रधानमंत्री का डिमांड था और 77वें में वो लिखते हैं कि गैर राजनीतिक युवाओं की सक्रियता राजनीति में स्वर्णिम भारत बनाने की ज़रूरत है। अंतिम जो 78वीं बात वो कहते हैं कि विश्व में शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के साथ 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा हमारी सबसे अहम जिम्मेदारी है। और ये बातें कह करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने होने का और किसी भी तरह के कोई विवादित बात नहीं कहने का एक कोरम पूरा किया, जिसमें ये पता चलता है कि नरेंद्र मोदी मजबूत नहीं, इस बार कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। अब तक जो जिस टसन से वो बोला करते थे वो उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने नहीं कहा है कि हम जो बिल ले आए थे उस बिल पर हम चर्चा करेंगे। ये सारी बातें उन्होंने कोशिश की है कि इस पर गंभीरता से बात हो और वैसी बातें उन्होंने रखी है जो आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को एक सेकुलर पार्टी बताने और बनाने में काम करे। कॉम्युनलता का जो उन पर ठप्पा लगा है वो छूटे। लेकिन इस 78
जो आयत हैं, 78 बातें जो उन्होंने कही है, इस पर 18 भारी कैसे है हम आपको अब बताते हैं। आप लगातार देख रहे होंगे प्रधानमंत्री अलग अलग भाव भंगिमा, उसको भी देख करके बगल वाले में चल रहा है वीडियो में, आप देख रहे होंगे कि भाव भंगिमा किस तरह से बदलती है। ये वो नरेंद्र मोदी नहीं है जो 10 बार इसी प्राचीर से अपने भाषण दे चुके हैं और देश को संबोधित कर चुके हैं। ये बदले हुए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार बदले नहीं हैं। 18वीं बार झंडा फहरा करके उन्होंने एक रिकॉर्ड तो बनाया है और 18 बातें उनकी बड़ी महत्वपूर्ण है जो इस 78 पर भारी कैसे पड़ रही है हम आपको बता रहे हैं। तो खुशी, आपने प्रधानमंत्री का तो सुन लिया, बहुत ध्यान से आप सुन रही थी। बस ग्रोथ के बारे में उन्होंने बताया है, किसी पे कटाक्ष करते हुए दिखाई नहीं जी, दिए। पहली बार ऐसा लगा है कि प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। भाजपा के प्रधानमंत्री खाली हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं हैं, उन्होंने देश की बात की, संविधान की बात की, दुनिया की बात की और भारत के शक्ति और ताकत की भी बात की। उन्होंने कहा कि हम विकास के रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन हमारा विकास किसी को क्षति पहुंचाने वाला नहीं है, किसी को डैमेज करने वाला नहीं है। हम एक अलग तरह के विकास की धारा को ले रहे हैं। शांति को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही है जो इस देश में भी बहुत ज़रूरत है। अब हम आपको बता रहे हैं कि 78 पे 18 भारी, जैसा कि हमने आपको वादा भी किया था। अब आपके एक आप देख रहे होंगे एक जो कॉलम है उसमें आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ गए हैं। 18वीं बार इन्होंने भी गांधी मैदान के प्राचीर से बहुत सारी बातें कही है। पिछली बार जो बात कही थी उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार उनके अगल बगल में जो लोग बैठे थे उनके चेहरे बदले हुए थे। इस बार कोई अलग चेहरा था, पिछली बार दूसरा चेहरा, उनके गोतिया पटदार लोग बैठे हुए थे, इस बार उनके पार्टनर बैठे हुए हैं। अब गोतिया पटदार आप समझ ही रहे होंगे, लालू प्रसाद का परिवार था, लालू प्रसाद के पुत्र थे, उनकी पुत्री थी, वगैरह 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 वगैरह। तो वो उनके परिवार के सदस्य हैं और वो उस समय बैठे हुए थे जब नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि मैं 20 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार और नौकरी दूंगा। और तेजस्वी ने कहा है, ये बात उन्होंने कहा। आज उन्होंने कहा कि हम कितने लोगों को दे चुके हैं, आगे कितने लोगों को देंगे और 2025 के चुनाव से पहले कितने लोगों की देने की तैयारी हमने कर ली है। ये सारी बातें जो हैं वो हो रही हैं और इन सारी बातों के साथ साथ अब हम नीतीश कुमार ने जो 18 बातें इस पर विशेष फोकस होना चाहिए वो कही। इसके साथ साथ खुशी, एक बात हम चाहेंगे कि आप बताइए कि आपको तो याद होगा, आप ही के साथ मैं खबर कर रहा था, मैंने कहा था कि नीतीश कुमार, हम चूँकि उनके भाषण से पहले इस खबर को कर रहे हैं, कल रत्नेश से भी मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि मैं ये बातें तब कह रहा हूँ जब अभी तक भाषण किसी का नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी के भाषण हमने पहले भी बताया था कि नरेंद्र मोदी इस बार शोल्डर डाउन हैं। हाँ। अब नीतीश कुमार की बात हम करें तो नीतीश कुमार के बारे में हमने कहा था कि अगर नीतीश कुमार सेकुलरिज्म की बात करते हैं, नीतीश कुमार यदि मुसलमान की बात करते हैं, नीतीश कुमार यदि कब्रिस्तान की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, अगर वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, दैट मीन्स कि नीतीश कुमार नाराज़ हैं अपने पार्टनर से और एक बार फिर से वो कोई बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं। लेकिन अगर परिवारवाद की बात करते हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार परिवारवाद की बात करके इधर उधर जाने की स्थिति में नहीं है और अभी वर्तमान जो उनके पार्टनर हैं उनके साथ रहेंगे, परिवार के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि परिवारवाद की बात करके परिवार के साथ नहीं जा सकते हैं। लेकिन साथ साथ हमने एक और बात कही थी कि अगर कहीं दोनों बातों को, हमारी खबरों को नीतीश कुमार तक पहुंच गए, अगर दोनों बातों को उन्होंने सुन लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके थिंक टैंक जो हैं वो ऐसा ना हो कि इन दोनों बातों को शामिल करके पूरे बिहार और देश के लोगों को कंफ्यूज कर दें। और नीतीश कुमार ने यही काम किया है। कैसे किया है? तो सबसे पहले उनकी शुरुआत सुन लीजिए। तो शुरुआत में उन्होंने 2005 से कानून का राज जब से वो आए हैं तब से स्थापित किए हैं और 2005 से पहले कैसा बिहार था ये बातें उन्होंने कही हैं। यानी कि एक ये कन्फ्यूज़न यहाँ है। तो राज्य में कानून का राज कायम रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, इस पर हम कहीं कोई समझौता करने वाले नहीं हैं, ये नीतीश कुमार का कहना है। उन्होंने कहा है कि बिहार में पुलिस बल की संख्या 42,000 के आसपास थी, बढ़ा करके 1 लाख से ज़्यादा कर चुके हैं और इसे 2.5 लाख के आसपास तक ले जाने की, यानी 2,47,000 ले जाने की ज़रूरत है। अपराध पर नियंत्रण और कानून का राज स्थापित रखना है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। यानी आप समझिएगा कि 2005 से शुरू होकर के अभी तक नीतीश कुमार अपराध, भ्रष्टाचार और कानून पर ही टिके हुए हैं। अनुसंधान और पुलिस को सभी ज़रूरतें मुहैया कराई जाएगी।
जिससे अनुसंधान में किसी तरह का कोई समस्या नहीं नहीं हो। पुलिसिंग को हमने बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड बनाया है और ये 2005 के बाद हमने किया है। ये नीतीश कुमार बार बार रिपीट कर रहे हैं, यानी कि अब उनकी आगे हम बताएंगे आपको। शिक्षा के क्षेत्र में भारी बदलाव, 2026 में पोशाक, 2006 में पोशाक, 2008 में लड़कियों को और 2010 में लड़कों को साइकिल देने की शुरुआत हमने की थी। ये तो वो अपने हर भाषण में बोलते हैं जी, नीतीश कुमार ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रयास किया है, लेकिन इसे नीतीश कुमार इस तरह से देखते हैं कि उन्होंने लड़कियों को दिया है, उन्होंने दिया है, समाज में बदलाव हुआ है, लेकिन ये नीतीश कुमार का एक तरह समझिए तो वोट के लिए घूस की तरह माना जाएगा। बिल्कुल, आपने दिया, निश्चित रूप से इससे समाज में बदलाव हुआ, लेकिन एक वर्ग है वो ये समझता है कि नीतीश कुमार इससे उस घर के बच्चों के माध्यम से उसके घर के गार्जियन के पास प्रवेश करते हैं और वोट लेने का वोट उनसे लेते हैं कि नीतीश कुमार ने साइकिल दिया है तो उनके साइकिल के बदले उनको एक वोट जाना चाहिए। इन सारी बातों के साथ साथ लड़कियों को 12वीं पास करने पर 10,000 से 25,000 किया और उनके ग्रेजुएशन करने पर 25 से 50 किया। ठीक है, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है और इसके साथ साथ और भी कई योजनाएं हैं। सुकन्या योजना है, तो ये योजना है, ये योजना है, आपने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीएम ने कुल 12 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि 5,16,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं, 2 लाख की प्रोसेस पूरी की जा चुकी है। इन दोनों आंकड़ों को जोड़कर 7,16,000 के आसपास पहुंचता है, यानी चुनाव से पहले इस एक साल में बिहार के 4,84,000 युवाओं को अभी नौकरी दी जाएगी। आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने 2025 के चुनाव से पहले ये टारगेट फिक्स किया है। दैट मीन्स कि आप हर हाल में नीतीश कुमार को अपने वोट देने के लिए मजबूर हुए। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, 2005 की चर्चा करके नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया है कि वो लालू प्रसाद के साथ नहीं खड़े हैं। तेजस्वी यादव का भी एक दिन पहले का भाषण आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि उनको भी इस बात का क्लियरेंस मिल गया है कि नीतीश कुमार आ नहीं रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि दोनों मिलकर के एक साथ, दोनों की भाषा बदली है, दोनों मिलकर के बिहार की जनता और अपने वर्तमान पार्टनर को कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार को समझना और नीतीश कुमार की राजनीति को जानना इतना आसान नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। उन्होंने आंकड़े भी जुड़वाए कि पहले एक महीना में कितने लोग जाते थे, 50 से भी कम होते थे, अब हजारों हजार की संख्या में अस्पतालों में जाते हैं। अस्पताल में बदलाव हुआ, दवाइयाँ आई, डॉक्टर्स आए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेडिकल कॉलेजेस खुलवाए, मेडिकल कॉलेज में लोग यहीं पढ़ने लगे, पढ़ने के बाद यहाँ डॉक्टरों की कमी नहीं रहने लगी। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन अब दूसरे पार्ट की तरफ आप आइए। ये था लालू प्रसाद और उनके 15 साल के शासन, उनके परिवारवाद और अपराध के साथ साथ भ्रष्टाचार सहित कम्युनिज्म पर नीतीश कुमार का प्रहार। अब इसके आगे सेकंड फेज में आइए तो उन्होंने कहा कि मुसलमान, मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा पर उन्होंने चर्चा करके ये बात बता दिया कितने कब्रिस्तानों पर उन्होंने घेराबंदी करवाई, कितने मस्जिदों को क्या किया, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सिर्फ मस्जिदों की बात मत कीजिएगा हुजूर, मैंने मंदिरों की 4 दीवारी भी घेरवाई है। चोरी उरी हो जाता था ना, तो उससे रोकने के लिए मंदिर में भी हम 4 दीवारी के, वही धार्मिक स्थल मंदिरों में भी हमने कराया है। अन्य धर्मों के जो मंदिर और अलग अलग संस्थान है उस पर भी कराया है। सबका चिंता है जी। महिलाओं को हमने आरक्षण दिया, इसमें महारत हासिल है। थम्स अप आपने दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने आंकड़े भी जुड़वाए हैं कि कितनी 30,000, उन्होंने कहा है कि महिलाओं के आरक्षण के बाद 30,000 महिलाएं अभी वर्तमान बिहार पुलिस में हैं, 30,000 से ज़्यादा हैं। तो इसके मतलब है कि कहीं ना कहीं ये देश में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है बिहार का, जो बिहार महिलाओं को इतना ज़्यादा संख्या में दिए हुए। हम लोग को भी देखने को मिलता है, आप जाइए ट्रैफिक में जाइए, पुलिस थाने में जाइए, कहीं जाइए तो महिलाओं की संख्या, आप लोग खुश, तुमको खुश होना चाहिए, तुमको खूब खुश होना चाहिए। महिलाओं को मिला अधिकार और मिलना भी चाहिए, वास्तव में मिलना चाहिए। विशेष पैकेज पर बात, उन्होंने विशेष पैकेज को लेकर के विशेष राज्य के दर्जे से विशेष पैकेज पर संतुष्टि जाहिर कर दी है। आज उन्होंने साफ खुल करके कहा है कि हमें केंद्र से विशेष पैकेज मिला है और इससे हम सड़कों से लेकर के
रोजगार तक के पर्यटन, कई तरह के सृजन हम कर सकते हैं, कई तरह के विकास हो सकते हैं और इससे बहुत कुछ मिलेगा। कटाक्ष भी किया है बाबा। निश्चित रूप से कटाक्ष भी उन्होंने किया है और ये जरूरी भी था क्योंकि उनको बैलेंस करके चलना था। कभी मांगे वो लोग, हम ही ना मांगे। बिल्कुल। इसके साथ उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात, एक लंबे समय के बाद एक बार फिर से पत्रकारों के सामने नीतीश कुमार ने पत्रकारों की भूरी प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन उस प्रशंसा में उन्होंने ये भी कह दिया है कि हमारे काम को आप कहाँ दिखाते हैं। अरे हमारा काम को भी तो दिखाइए, हमने बहुत कुछ किया है, हम आप लोगों को कितना मानते हैं, कितना प्यार करते हैं, कभी आप लोगों को कोई हम बोले कुछ आप लोगों पर। यानी कि नीतीश कुमार अपने फिर से फॉर्म में आना शुरू कर चुके हैं और नीतीश कुमार ने पत्रकारों को एक संदेश दिया है कि आप जो कह रहे हैं हम इन्हें जाएंगे, हम उन्हें जाएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए ना, इतना जल्दी आप लोग कैसे पढ़ लीजिएगा हमको, जब पढ़िए लीजिएगा तो अब नीतीश कुमार कहाँ हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने पत्रकारों को भी अपने एक बार फिर से अपने प्रेम जाल में, प्रेम पास में फंसा लिया है। सड़कों का जाल बिछाया है जिसमें 4 घंटे में आप बिहार के किसी भी हिस्से से राजधानी पटना पहुंच सकते हैं। निश्चित रूप से इसकी बात की उन्होंने, कंगन घाट के जिक्र किया, जेपी सेतु का जिक्र किया, मेरिन ड्राइव का जिक्र किया, पुलिया का जिक्र किया, पटना की सड़कों का जिक्र किया, मेट्रो का जिक्र किया, सब कुछ उन्होंने किया। मेट्रो पर बहुत ज़्यादा नहीं बोले क्योंकि ये केंद्र की योजना है, लेकिन बिहार की योजनाओं पर नीतीश कुमार बहुत फोकस थे। उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितना भी कह लीजिए आप, सबकी चर्चा की। हर घर में जल पहुंचाए हैं नल से, उन्होंने शौचालय की बात की, उन्होंने समाज में बदलाव की बात की, ये सारी बातें उन्होंने की। लेकिन सबसे बड़ी बात 18वीं बात, यहीं आकर के नीतीश कुमार कुछ अलग हो जाते हैं। ये 18वीं बात है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द वो भारतीय जनता पार्टी फिर से पूरी तरह से नतमस्तक दिखी और इस गांधी मैदान के प्राचीर से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडोत्तोलन कर रहे थे और भाषण दे रहे थे तो ताली बजा रहे थे बगल में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो पिछले 2005 से लगातार बजा रहे हैं। इससे पहले पिछले साल जब नीतीश कुमार झंडा फहरा रहे थे तो उनके बगल में बैठे हुए थे तेजस्वी यादव, और वो इस तेजी से, जैसे आप देखिए बच्चा लोगों को खिलौना में वो चाबी भर दिया जाता है तो ऐसे 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 बजता है ताली, इस तरह से लग रहा था कि जैसे चाबी भर दिया गया हो और भाजपा के लोग बजा रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव के लोग उस समय इस तरह की ताली नहीं बजा रहे थे। खैर, इन सारी बातों को लेकर के जो मुख्य बात थी वो हमने आपको बताया और हमने ये बताने की कोशिश की जो हम लगातार कह रहे थे और जिस तरह की बातें हम समझाना चाह रहे थे वो लगभग सब हो गई है। और पूरी तरह से आज के इस कार्यक्रम में, जबकि ये कार्यक्रम किसी व्यक्ति का नहीं था, देश की आज़ादी का था, विपक्ष के नेता नदारत दिखे। खैर, इससे भी बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि सरकार तो वहाँ मौजूद थी, हमारे जैसे लोग मौजूद थे, गवाह बने हैं और हमने 78वां स्वतंत्रता दिवस मना लिया। अब इसके साथ साथ हम आप पर छोड़ करके जाते हैं कि जो 78वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनकी बात में, और नीतीश कुमार ने जो 18वीं बार झंडा फहराया, 18 बातें जो उन्होंने रखी, उनकी बातों से आपको क्या समझ में आता है, हम आपको आगे भी इस बात विश्लेषण करके बताएंगे कि इसके मायने क्या होते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि हमने कहा था कि नीतीश कुमार हो सकता है तो भारी कन्फ्यूज़न क्रिएट करें और ये कन्फ्यूज़न अभी तक बना हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 17 तारीख को एक टाइम फ्रेम तय किया गया है भाजपा के द्वारा, भाजपा के सभी शीर्ष नेतृत्व को दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली तलब किया गया है। रातों रात दिलीप जायसवाल को बुलाया गया था और रातों रात वो फिर पटना आए, उसके बाद झंडोत्तोलन में शामिल हुए। इन सब के मायने क्या हैं? दिल्ली से पटना तक की ये दौड़ आखिर क्यों और क्या संदेश दे रही है? 17 को क्या होगा? 2 संदेश तो इन दोनों ने दे दिया। अब इस संदेश के बाद बूझो तो जाने, यानी कि टाइगर अभी भी जिंदा है। इसलिए आप कमज़ोर मत समझिएगा, बहुत सारा खेल अभी होना बाकी है। चलिए, स्वतंत्रता दिवस का जलेबी तो आपने खा ही लिया होगा, खुशियाँ मनाइए और उम्मीद कीजिए कि ये देश इसी तरह से आज़ाद रहे और यहाँ के लोगों की आज़ादी बनी रहे।
चलिए, देखा आपने किस तरीके से आज सीएम नीतीश के भाषण ने बहुत कुछ संदेश दे दिया। जहां सीएम नीतीश के भाषण ने संदेश दिया है तो वहीं हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी भाषण पे चर्चा की। इस पर अभी चर्चाएं जारी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ और आपको उनके भाषण से क्या लगता है इसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।